एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम शुभ शुरुआत करने वाले हैं 9th क्लास की फिजिक्स की। पहला चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम है मोशन। हमारे आसपास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं वो या तो रुकी हुई हैं, यानी कि किस में है, रेस्ट में, या फिर मूवमेंट में है, इसका मतलब मोशन में है, राइट। जैसे फिशेस स्विम करती हैं, ब्लड हमारी आर्टरीज एंड वीन्स के अंदर फ्लो कर रहा है, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, मोशन के हैं। अगर हमें मोशन को डिस्क्राइब करना होगा, डिफाइन करना होगा, तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम, राइट। तो इस तरीके से हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अभी मूवमेंट में हूं यानी मोशन में हूं या रेस्ट पे हूं, तो क्या कहेंगे आप कहेंगे कि मैम अभी आप रेस्ट पर हो, आप कहीं मूव करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। सही बात है, आपके हिसाब से देखें तो बिल्कुल सही बात है कि मैं अभी मूवमेंट में नहीं हूं। अगर हम सोचें कि मैं अभी कहाँ हूं, अर्थ पे हूं, मैं आप हम सब क्या हैं, अर्थ के ऊपर है, और अर्थ मूवमेंट में है, रोटेशन कर रही है, राइट। इसका मतलब हम क्या हुए, मूवमेंट में हुए ना, मोशन में हुए, राइट। तो इसका मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मोशन को डिफाइन करना। चलिए एक और एग्जांपल से इस चीज को मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए राहुल जा रहा है नेहा से मिलने बस में बैठ के, ठीक है। अब राहुल के साइड वाली सीट पे आपके बैठे हैं तनिष्क भैया, राइट। तो तनिष्क भैया के रिस्पेक्ट में जो राहुल है वो क्या है, रेस्ट में, और राहुल के रिस्पेक्ट में तनिष्क क्या है, रेस्ट में है। मैं बस के अंदर नहीं हूं, मैं हूं बस के बाहर। मैं उन दोनों को बस के अंदर बैठ के जाते हुए देख रही हूं, मैं ऑब्जर्व कर रही हूं, मैं हूं ऑब्जर्वर, राइट। तो मेरे लिए, मेरे रिस्पेक्ट में बस के साथ साथ राहुल और तनिष्क दोनों ही क्या है, मोशन में है। क्लियर। यानी कि मोशन को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें थोड़ी सी और डिटेल्स देखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन का क्या मतलब है, ठीक है। डिस्टेंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन को देखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, साथ ही साथ वेलोसिटी को देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर मेन हमें फोकस करना है यूनिट्स के ऊपर भी। इस चैप्टर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स भी काफी सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज होगा टाइम के साथ साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज हो रही है तो उसको हम किसका नाम देंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, मोशन में है। तो देखिए किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इफ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अब आपकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन गिवन है मोशन की, इस वजह से एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन मोशन, तो आपको ये आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये जो कार है ये क्या है, मोशन में है, मूव कर रही है टाइम के साथ साथ। इसका कार का जो लोकेशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम मोशन कहते हैं। बहुत सिंपल है, मोशन का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज होना, राइट। अब हम इस चैप्टर में आगे फर्दर मूव करने से पहले थोड़ी सी जो टर्म्स हैं जो हम बार बार यूज करने वाले हैं, जिनका हमें पता होना चाहिए मोशन को और ज्यादा डिटेल में देखने के लिए, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। क्या चीज, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को समझेंगे हम। किसी भी चीज की अगर यहाँ पे बात करते हैं हमारे रियल वर्ल्ड में, तो हम किसी ना किसी चीज का रेफरेंस लेके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ कि आपके मार्क्स क्लास में हाईएस्ट है, तो आपके सेक्शन में आपके मार्क्स हाईएस्ट है। अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे सेक्शन से, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस सेक्शन का जो टॉपर है उसके आपसे ज़्यादा मार्क्स हो। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं किसका रेफरेंस लेके बोल रही हूँ कि आप टॉपर हैं या नहीं हैं, राइट। तो रेफरेंस तो हमें हर बार लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें मोशन को जब हम डिफाइन करेंगे, लोकेशन को जब हम बताएंगे किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, तो हमें एक रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि इसके रेफरेंस में ये पर्टिकुलर कार या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, राइट। जब भी हम Amazon पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम नियर बाय पॉइंट डालते हैं कि नहीं डालते, लैंडमार्क डालते हैं कि नीलकंठ मिठाई वाला के पास आके पूछना, वहां पे आके कॉल करना। तो वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है कि भाई मेरा जो घर है वो नीलकंठ मिठाई वाले के घर के पास है, राइट। तो इस तरीके से हमें रेफरेंस पॉइंट तो बताना पड़ता है। तो देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम एक रेफरेंस पॉइंट को। अ रेफरेंस पॉइंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो पॉइंट हम चूज करते हैं,
ठीक है, जिसके रेफरेंस में हम उस लोकेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेफर्ड थ्रू मेनी रेफरेंस पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैं अमेज़न वाले को ये भी बोल सकती हूँ कि मेरा घर नीलकंठ मिठाई वाले के पास है, और ये भी कह सकती हूँ कि हनुमान मंदिर के पास है, राइट। तो दो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मैं उस अमेज़न वाले को बता सकती हूँ, लोकेट कर सकती हूँ कि मेरा घर कहाँ है, राइट। तो इस तरीके से हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है लोकेशन को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। अब ओरिजिन क्या है, देखिए, द रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन, राइट। अब जिस रेफरेंस पॉइंट को हमने कंसिडर किया है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वो ओरिजिन है, यानी कि वहां से लेके मेरे घर तक का डिस्टेंस डिस्क्राइब करने के लिए तो जो रेफरेंस होगा वो क्या है, ओरिजिन होगा। देखिए डेफिनेशन देखिए फिर से। अब रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है ये आपकी, बट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, द रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। उसको क्या कहते हैं हम, ओरिजिन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, A new restaurant is opening shortly at a distance 5 kilometer north from my house. जो नया रेस्टोरेंट खुल रहा है ना, उसका लोकेशन डिस्क्राइब कर रखा है मैंने कि अगर मेरे घर से नॉर्थ साइड पे 5 किलोमीटर्स चलोगे तो क्या आएगा, एक जो नया रेस्टोरेंट खुल रहा है वो आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम रेफरेंस पॉइंट डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं ये मेरा घर है, ठीक है, ये क्या है, घर है, ठीक है। मैं बता रही हूँ, गाड़ी में कोई आ रहा है, मैं बता रही हूँ कि पहले, सबसे पहले तो जब आप आएंगे मेरे घर से पहले, सबसे पहले क्या आने वाले हैं, कुछ झूले, स्विंग्स आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक वो आने वाला है, स्ट्रीट लाइट कह सकते हैं इसको, राइट। उसके बाद एक पेड़ आएगा, देन मेरा घर आएगा। तो मैंने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिए, मैंने बोला कि ये जो झूले आने वाले हैं ना रास्ते में, पार्क कह देते हैं इसको, चलो दिस इज पार्क, ठीक है। मैंने कहा कि मेरा जो घर है वो पार्क से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ओके। फिर मैंने बोला कि जो स्ट्रीट लाइट आएगी ना उसके बाद 2 किलोमीटर रह जाएगा बस, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एक घर के बिल्कुल पास ट्री है, तो वहां से सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे है मेरा घर। तो बार बार क्या हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो मैं घर की पोजीशन, घर की लोकेशन को डिस्क्राइब कर रही हूँ इन रेफरेंस टू, पहले पार्क, देन मैंने स्ट्रीट लैम्प, एंड देन मैंने क्या बोला, ट्री, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा रेफरेंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब हमें देखना है टाइप ऑफ मोशन के बारे में, कितने टाइप के मोशन होते हैं। पहला मोशन देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है अभी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन से तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि वहां पे कुछ रोटेशन हो रही होगी, तभी हमने इसको क्या बोला है, रोटेटरी मोशन बोला है। नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, जिसमें वाइब्रेशन होती है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है जिसके अंदर। अब वाइब्रेटरी मोशन मुझे पता है आप क्लास 8th के अंदर पक्का पढ़ के आए हैं, राइट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन सब चीजों का होता है 8th क्लास में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा 8th क्लास में, रट्टे मारे थे तो भी कोई बात नहीं, अभी हम अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन का डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ पार्टिकल इन ट्रांसलेटरी मोशन मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। जब स्पेस में हम मोशन की बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, ठीक है, चाहे वो सीधी लाइन में जाए, स्ट्रेट लाइन में जाए, चाहे वो कर्व्ड लाइन में जाए, ठीक है। तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, या तो कर्व्ड पाथ में जा रही हो या स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, बस मूवमेंट हो रहा हो उसका, ठीक है, वो मोशन में हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपकी स्कूल बस है, मान लेते हैं कि आपकी स्कूल बस है, येलो कलर की होती है ना स्कूल बस, तो ठीक है, बस जा रही है आपकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ये आपका घर है, ठीक है, आपके घर से कहाँ तक जा रही है, स्कूल तक लेके जाइए। ये आपका घर है, घर से कहाँ तक जा रही है, स्कूल तक जा रही है। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक, घर से लेके स्कूल तक आपको लेके जा रही है। अब यहाँ पे हम किसी, मान लो आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो हिमाचल प्रदेश घूमने, ठीक है। तो आपने क्या किया, रास्ते में क्या आ रहे हैं, कर्व्ड रोड्स आ रहे हैं, तो ये भी तो मूवमेंट तो है ही, ये भी, ठीक है, चाहे वो कर्व्ड पाथ हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन पाथ हो, ठीक है। तो वो क्या, किसका एग्जाम्पल है हमारा, ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर रेक्टिलिनियर मोशन भी आता है।
रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, देखो लीनियर वर्ड इसके अंदर आ रहा है। लीनियर का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा जब डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, सीधा सीधा मूवमेंट हो रही है, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब आपको रेक्टिलिनियर का मतलब पता होना चाहिए। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर मोशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो बस का मूवमेंट है ये क्या है, रेक्टिलिनियर है, ठीक है, ये रेक्टिलिनियर मोशन है हमारा, ओके। कर्वलिनियर मोशन का क्या मतलब है, कर्व वर्ड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मूवमेंट अलोंग अ कर्व्ड पाथ। कर्व्ड पाथ के अलोंग जो मूवमेंट होता है उसको वो क्या बोलते हैं, कर्वलिनियर मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला यहाँ पे क्या हो रही है, जो कार है वो एक कर्व्ड पाथ के अंदर मूव कर रही है, तो इसको हमने क्या बोला, कर्वलिनियर मोशन बोला। क्लियर, तो आपको रेक्टिलिनियर मोशन भी क्लियर है एंड कर्वलिनियर मोशन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल पीछे ही अभी हमने देखा, राइट, जिस देखी ना, देखो कंसिडर अ कार ड्राइविंग डाउन स्ट्रेटर रोड, ठीक है, रोड के ऊपर जा रही है सीधा सीधा, तो किसका एग्जाम्पल होगा, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का हमारा मोशन है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होगा, रोटेशन हो रही है इसके अंदर। ये जो टॉप है, लट्टू जिसको हम बोलते हैं, बेब्लेड से खेला है आपने बचपन में, राइट। आजकल तो कम है, इतने मिलते भी नहीं है बेब्लेड, बट जब मेरे टाइम पे काफ़ी मिलते थे बेब्लेड से, मैंने खुद भी खेला है, ठीक है। तो ये जो लट्टू होते हैं, बेब्लेड बोल लो इनको, ठीक है, ये क्या कैसा मूवमेंट शो कर रहे हैं, कैसा मोशन शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं रोटेटरी मोशन को, ठीक है। द पॉइंट of the body describe concentric circles around the axis of motion is rotatory motion। ये है axis of motion, इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेशन हो रही है, ठीक है। ऐसे मूवमेंट और क्या बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मोशन है यहाँ पे, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन बोलते हैं। लट्टू के मोशन को, बेब्लेड के मोशन को क्या कहेंगे, किसका एग्जाम्पल है ये, रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम वाली वॉचेस आपने देखी होंगी, वॉल क्लॉक, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ इसी तरीके से मूवमेंट होती है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, यहाँ से यहाँ तक जाता है बार बार, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा फोर्सेप कह सकते हो इसको। वैसे ये साउंड वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। ये भी जो है टोंग किस तरीके से मूव करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है। अगर एक बार इसको किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर इस तरीके से मारेंगे तो उसके बाद ये इस तरीके से वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको स्लो मोशन में यहाँ पे दिखाया गया है, टू एंड फ्रो मूवमेंट यहाँ पे होती है। तो किसका एग्जाम्पल है ये, वाइब्रेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। पार्टिकल इन वाइब्रेटरी मोशन मूव्स बैक एंड फोर्थ अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के बैक एंड फोर्थ उसकी मूवमेंट होती है, या फिर टू एंड फ्रो भी हम कह सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वाइब्रेशनल मोशन बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस को हमें डिस्क्राइब करना है। डिस्टेंस के बारे में हम बातें करते हैं कि जब हमें यहाँ से लेके और चंडीगढ़ तक का जाना है तो इतना डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ेगा, यहाँ से लेके हमें सिरसा जाना है तो यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। हम चेक करते हैं ना, कहीं भी निकलते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो डिस्टेंस चेक करते हैं सबसे पहले। तो डिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करें, राइट। हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक तो कम डिस्टेंस है और दूसरे रास्ते से जाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस हमें पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन आज हम देखते हैं पहली बार, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, the distance covered by an object is described as the total path length. Total path length covered by what? An object between two end points. मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, वो A पॉइंट पर है, A से लेके B पॉइंट तक जाने में इस गाड़ी को, गाड़ी बना लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, ये हमारी गाड़ी है, ओके। इस गाड़ी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, मान लेते हैं ये है 50 किलोमीटर, तो इसको ए से लेके बी तक जाने में कितना टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। मान लेते हैं अब जो ये जो हमारी बस है या गाड़ी है, ये ए से लेके बी तक जा रही है, फिर दोबारा बी से लेके ए तक वापस आ रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इस गाड़ी ने, 50 किलोमीटर तो जाने का, ठीक है, फिर से दोबारा 50 किलोमीटर आने का भी तो कवर किया, ठीक है। तो टोटल 100 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया है। तो ये क्या हो गया, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना पाथ कवर किया है उसी को ही हम क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्टेंस इज न्यूमेरिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। वी डू नॉट मेंशन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग व्हाइल
मेंशनिंग अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, जब भी हम डिस्टेंस मेंशन करते हैं, डिस्टेंस के बारे में बातें करते हैं, तो हम कभी डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को नहीं जोड़ते। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि चंडीगढ़ हमें जाना है तो इतना x किलोमीटर डिस्टेंस है अगर हम नॉर्थ से निकलेंगे तो। ठीक है, डिस्टेंस के साथ कभी भी हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं। ये एक सिर्फ डिस्टेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है। ठीक है, हमें बस पता है कि इतने किलोमीटर हमें कवर करना है। क्लियर हुआ? डिस्टेंस क्या है? एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसके साथ डायरेक्शन को मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट देखेंगे। देखो ये आपको एक दिखाया गया है, ओ पॉइंट से लेके ये पॉइंट ओ है एंड ये है हमारा लास्ट पॉइंट ए पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है फ्रॉम ओ टू ए। कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से लेके ओ तक मूव कर रही है। ऑब्जेक्ट तो क्या, गाड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे एक कार है जो मूव कर रही है। देखो इस तरीके से ये इसकी विंडोज हैं, ये इस डायरेक्शन में ओ से लेके ए तक मूव कर रही है। देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर हो जाएगा ना। यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है? 60। ए से लेके कहाँ तक पहुंची वो? जीरो से लेके कहाँ तक? जीरो बोल रही हूँ, सॉरी, ओ से लेके कहाँ तक पहुंची? ए पॉइंट तक पहुंची। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, डिस्टेंस क्लियर हुआ। कैसे देखते हैं? नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस तो समझ में आ जाता है, पहले भी पता होता है हमें कि डिस्टेंस क्या है, बेसिक सी चीज़ है। बट जब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट तब स्टार्ट होती है कन्फ्यूजन। ठीक है, तब कन्फ्यूजन होने लगती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है फिर। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये देखिए, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ध्यान से इस लाइन को ध्यान से देखना, the shortest possible distance between the initial and final position of an object is called displacement। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। राइट, डिस्टेंस के केस में हमने ऐसा नहीं कहा था कि वो शॉर्टेस्ट पाथ है, राइट, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है हमारा। ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो शॉर्टेस्ट यही है ना, यहाँ पे तो शॉर्टेस्ट हमें कोई भी जो हमारी गाड़ी या बस जा रही है उसको जीरो से लेके ए तक जाना है तो उसको यही वाला डिस्टेंस से कवर करना पड़ेगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी हमारी कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर ही हो जाएगी। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं किसी सर्कुलर पाथ की, ठीक है, सर्कुलर पाथ छोड़ो, एक बार हम एक ट्राइंगुलर पार्क की बात कर लेते हैं। सर्कुलर पाथ की बात बाद में करेंगे। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने ले लिया, मान लेते हैं ये है पार्क, ये एक पार्क है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखिए, हमें ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचना है। अब ए से सी पहुंचने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? या तो हम इस पाथ पे मूव करें, पहले जाए ए से बी, ठीक है, फिर हम जाए बी से सी। ठीक है, ये तो हो गया, हमने पूरा डिस्टेंस कवर किया, ए से बी फिर बी से सी। दूसरा, अगर हम क्या करें, मैं डायरेक्टली इस पाथ से आ जाऊं, ए से सीधा सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। ये शॉर्ट है, ठीक है, ये शॉर्टकट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो हमारा ए सी है, ए से सी तक हम जाएंगे तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जब हम लंबा रास्ता ले रहे हैं, पूरा ही कवर करके जा रहे हैं, पहले ए से बी जाएंगे फिर बी से सी जाएंगे, तो इसको क्या कहा जाएगा? ए से बी जा रहे हैं फिर बी से सी जा रहे हैं, ये हमारा क्या है? डिस्टेंस है। जबकि ए से सी डायरेक्टली जाएंगे तो ये क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब इसके एक आध और एग्जांपल भी देखेंगे। सर्कल का केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो भी करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो अभी हमें देखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इसको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 60 ही होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कोई और शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, हमें यही कवर करना पड़ेगा, ओ से लेके ए पॉइंट तक आना पड़ेगा और इसमें 60 किलोमीटर ही हमें कवर करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमें देखना है। देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग। ठीक है,
डिस्टेंस के केस में हमने डायरेक्शन की बात नहीं की थी, बट डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन हमेशा जुड़ी हुई होती है, हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग, किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स से, किससे? डेल्टा एक्स। इसको, ये जो ट्राइंगल है इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। डेल्टा ये क्या शो करता है? चेंज को शो करता है, कितना चेंज आ रहा है। किसको शो करता है? ये शो करता है चेंज को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो क्या होता है? देखो, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स जीरो, या फिर एक्स नोट कह सकते हैं, या फिर इसको एक्स आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी पोजीशन को, ठीक है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। अब जो एक्स एफ है ना, जो एक्स एफ है ये आपकी बता रहा है फाइनल पोजीशन, ठीक है। फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन बता रहा है? एक्स एफ। एफ इज शोइंग फाइनल, एंड एफ नोट कह लो इसको, या फिर इसको एफ जीरो बोल लो, या फिर इसको एक्स आई भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्स आई, यानी कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कौन शो कर रहा है? हमारा एक्स ओ, या फिर एक्स आई, या फिर एक्स नोट, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे हमने एक्स नोट ही लिखा है तो हम इसको एक्स नोट लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? देखो, फाइनल पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन में से जब उसकी इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाता है। क्लियर हुआ? एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स नोट। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट देखिए, जीरो डिस्प्लेसमेंट की केस की अगर हमें बात करनी हो तो क्या होगा? देखिए, व्हेन द फर्स्ट एंड द लास्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सेम, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन क्या होंगी? सेम होंगी, तब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। क्या कभी भी डिस्टेंस जीरो होगा? नहीं हो सकता। अगर कहीं पे मूवमेंट की है किसी भी ऑब्जेक्ट ने ए से बी पॉइंट तक, तो उसमें क्या होने वाला है? उसका कुछ ना कुछ तो उसने डिस्टेंस कवर किया ही होगा, जीरो तो नहीं होगा। जीरो है अगर डिस्टेंस, इसका मतलब वहां पे मोशन ही नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सर्कल की एक सर्कुलर पाथ की बात कर लेती हूँ, मान लेते हैं ये स्टेडियम है, ठीक है, यहाँ पे रनिंग करने के लिए लोग आ रहे हैं, ये हमारा पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है बी, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ए से लेके बी से लेके फिर से ए तक आया, उसको ए तक फिर से राउंड लगाना है, इस पॉइंट तक राउंड लगा लिया उसने, ठीक है। इस ट्रैक के ऊपर वो राउंड लगा रहा है, यहाँ पे उसने ट्रैक के ऊपर राउंड लगाया। अब टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसने इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉय है, बॉय का नाम क्या रखे? राम ले लेते हैं, राम श्याम, ठीक है, मोटू पतलू कुछ भी बोल लो, राम लिख देते हैं हम, ठीक है। बॉय है, बॉय का नाम है राम, ठीक है। उसने मूव किया ए पॉइंट से लेके फिर से पूरा सर्कमफेरेंस उसने किया, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राम ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? जिस पॉइंट से वो मूव किया, उसने स्टार्ट किया भागना, वो भी ए पॉइंट है, और जहां पे वो रीच किया बाद में फाइनल पॉइंट, वो भी ए ही है। यानी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डेल्टा एक्स निकालेंगे, तो कितना बचेगा? चेंज इन एक्स निकालेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कह सकते हैं, तो कितना आएगा? देखो, एक्स एफ माइनस एक्स आई, ठीक है। यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन भी ए है एंड इनिशियल पोजीशन भी ए है, तो क्या आ गया? जीरो आ गया ना। तो यही केस हमारा किसका है? जीरो डिस्प्लेसमेंट का केस होता है। क्लियर हुआ? देखिए, कंसीडर द डायग्राम बिलो, देख लेते हैं, ये वाला डायग्राम भी देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है? ये है हमारा राम, ये राम है, ठीक है। इसने मूव करना शुरू किया, कहां से लेके कहां तक मूव करना शुरू किया? देखो इसने, अगर ये पूरा चक्कर लगा के फिर से ए पॉइंट पे आ जाता है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये देखिए, ए टू ए का डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, बिकम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए इज जीरो। जबकि अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें 3 मीटर ये वाला, फिर इसने कितना मूव किया? 5 मीटर बी से सी, तो 5 मीटर इसको ऐड करना पड़ेगा, फिर सी से लेके डी तक 3 मीटर फिर से इसने मूव किया तो 3 मीटर, फिर से
डी से लेके ए पॉइंट तक फिर से इसने 5 मीटर मूव किया, तो ये तो हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अभी हमको देखना है नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कार है, मान लेते हैं ये कार ए, ये कार ए, इसको बस बना देते हैं, ये बस बी है हमारी, ठीक है, ये बस है, और इसको क्या बनाएं, ओके नहीं, इसको बस बनाएंगे, बी को, इसको बस बनाएंगे, बी फॉर बस, वैसे भी बी फॉर क्या होता है, बस होता है, ये हमने बना दी है बस, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, जो कार है वो यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमें समझना है, ठीक है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होगा, देखो यहाँ पे ये हमारा रेफरेंस लाइन है, दिस इज रेफरेंस लाइन, ठीक है, ये है ओरिजिन जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से लेके और 12 तक का हमने ले लिया है, ये डिस्टेंस बता रहा है हमें, ठीक है, यहाँ तक हमें मूव कर। अब जो ऑब्जेक्ट है देखो हमारी ए, ठीक है, जो कार है वो ए पॉइंट से लेके आगे की साइड पे मूव कर रही है ना, आगे की साइड पे जा रही है, तो ये क्या शो कर रहा है हमारा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक चीज तो इसको डायरेक्टली यहाँ से समझ सकते हैं, बाकी अगर यहाँ से वैसे तो समझ में आ ही रहा है कि पॉजिटिव साइड पे मूव कर रही है ना, यहाँ पे ये सीधा सीधा जा रही है ओरिजिन से आगे की साइड पे मूव कर रही है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। नहीं तो हम डेल्टा एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक्स एफ माइनस एक्स आई निकाल सकते हैं। जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर, ओके। यहाँ पे जो बी है, जो बस है, वो कहाँ मूव कर रही है, बैक साइड जा रही है, ठीक है, 12 से कहाँ मूव कर रही है, देखो 0 की साइड पे मूव कर रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आर, अच्छा मैंने यहाँ पे उल्टा बता दिया, यहाँ पे ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा ना, देखिए, ठीक है, जब ये पॉजिटिव साइड पे मूव कर रही है तो ये कैसा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ना कि नेगेटिव। इसको करेक्ट करना एक बारी, ठीक है, इसको करेक्ट करना। ये जो ए का है, जो ए कार है हमारी, वो ए से लेके 0 से लेके आगे की साइड पे मूव कर रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा आई की वैल्यू, डेल्टा एफ माइनस, ठीक है, पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन की जब डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। जबकि अगर बी से लेके वापस बैक साइड पे ये मूव करने जा रहा है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, दिस इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि जब डेल्टा एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया जाए, हमें वैल्यू दे दी गई है डिस्प्लेसमेंट की, नेगेटिव आगे साइन लगाया हुआ है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, अगर पॉजिटिव है तो यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए अगर हम बी की बात करते हैं तो वो क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। देखिए बी का क्या है, बैक साइड में जा रहा है तो नेगेटिव, और इसको हम इस तरीके से बी एफ माइनस बी नोट, या फिर इसको हम फिर से यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, बी, क्योंकि हम बी बस की बात कर रहे हैं, बी फॉर बस, राइट, बी फॉर बस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स की जगह पे क्या यूज कर लिया है, डेल्टा बी यूज कर लिया है। तो इनिशियल पोजीशन बी की क्या है, सॉरी फाइनल पोजीशन पहले तो, एंड देन क्या लिखेंगे, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है हमारी, फाइनल पोजीशन इज 7, ठीक है। फाइनल पोजीशन क्या है, देखिए हमारी 7 है। यहाँ पे हम कुछ इसको लगाते हैं, देखिए तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगी, तो 7 पोजीशन है हमारी फाइनल, एंड इनिशियल पोजीशन क्या है, देखिए 12 इज इनिशियल पोजीशन। एक्स आई कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे हमने फाइनल क्या डाला, 7 डाला, और इनिशियल क्या कितना डाला, 12। तो ये माइनस में हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो माइनस में अगर आंसर आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव। और वैसे भी हम ये इस रेफरेंस के थ्रू बता ही सकते हैं, क्योंकि बैक साइड पे मूव कर रहा है तो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। वैसे ही सेम देखिए अपोजिट हो जाएगा ए के केस में। हमने बी की बात कर ली है, ए के केस में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों है, देखिए यहाँ पे हम ए के केस में बात करते हैं तो ए की फाइनल पोजीशन माइनस ए की इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है यहाँ पे 7, और इनिशियल तो यहाँ से 0 से ही स्टार्ट हुआ था ना, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे हमने 0 डाल दिया, एंड फाइनल पोजीशन में 7 डाल दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है पॉजिटिव, इस वजह से इसको हमने क्या बोला है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोला है। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट हमें देखना है, देखिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ये पूरी फिजिक्स में आपको काम आने वाला है, 9th में तो आना ही है, 10th में भी, 11th 12th में भी हमें ये चीज़ बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ABCD है ये तो फिजिक्स की, ये आपको आना ही चाहिए। तो आज हमें समझना होगा कि कौन सी पर्टिकुलर क्वांटिटीज जो है वो स्केलर होती है, किनको स्केलर बोलते हैं, किनको वेक्टर बोलते हैं। तो देखिए, अ स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब्स अ मैग्नीट्यूड और अ न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू वर्ड मैंने अभी पीछे यूज किया था, कहाँ पे किया था, डिस्टेंस के केस में मैंने कहा था कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हुआ, उसके पास एक वैल्यू है, वो कहीं पे उसकी डायरेक्शन हमें नहीं बताई जाती। जब उसकी डायरेक्शन नहीं बताई जाती है तब उसको हम क्या कहते हैं, उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि जो डिस्टेंस हुआ वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब हमें देखना है जिसकी डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को भी बताएगा, ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों को जो डिस्क्राइब करता है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के केस में मैंने आपको क्या कहा था कि डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड तो होता ही है, वैल्यू तो वो एक बताएगा ही, एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगी, राइट, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताएगा। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वैल्यू है एक न्यूमेरिक वैल्यू, और साथ ही साथ उसकी एक क्या है, डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए, हेंस डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। आपसे एग्जाम में ये एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज दे देंगे, डिस्टेंस दे दिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो हम आगे पढ़ने वाले, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इनमें से पूछ लेंगे कि हमें बता दो कि कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर है और कौन सी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट देखना है, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये पूछा गया है काफी बार, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, राइट। तो हमें सीखना है सबसे पहले डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, डिस्टेंस प्रोवाइड्स द कंप्लीट डिटेल ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ बताएगा, टोटल पाथ कवर्ड कौन बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट डज नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ये, ठीक है, उसको बस A से C तक पहुंचना है, चाहे वो कैसे भी पहुंचे, राइट, उसको बस शॉर्टेस्ट पाथ देखना होगा और वो वहां पे पहुंच जाएगा, क्लियर। देखिए, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर कभी जीरो है इसका मतलब वहां पे मोशन ही नहीं हुआ, वहां पे मोशन हुआ ही नहीं, अगर कभी डिस्टेंस का वैल्यू जीरो है तो। जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसा केसेस पॉसिबल है जहां पे डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ वैल्यू हो डिस्टेंस की तो पॉजिटिव ही होगा, राइट, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो आ रहा है। तो उसका एग्जांपल सबसे अच्छा क्या था, सर्कल वाला डायग्राम, ठीक है, ओके, सर्कुलर पार्क कह सकते हैं हम, सर्कुलर पाथ के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, राइट। अब जो डिस्टेंस है, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, देखिए स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के साथ हम डायरेक्शन को नहीं जोड़ते, जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेक्टर क्वांटिटी है हमारी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन को भी बता रहे होते हैं साथ ही साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मे बी यूनिक, ठीक है, यहाँ पे क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है, ये क्या हो सकता है, ऑलवेज ही यूनिक होने वाला है इसका डिस्टेंस, क्लियर हुआ। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, देखिए यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। कॉन्सेप्ट तो हमें समझना ही है। तो देखिए क्या होता है, किस तरीके से डिफाइन करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, ध्यान से समझना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान। स्कूल में आप जाते हो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो ताकि सारा जो स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या लगे, एक यूनिफॉर्म से लगे, ठीक है, एक जैसे लगे, पता चल जाए दूर से कि ये इसी स्कूल के बच्चे हैं, राइट। तो यूनिफॉर्म क्या होता है, एक समान, ठीक है। अब यहाँ पे एक समान क्या है, एक समान, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसको हम क्या कह देंगे, ऐसे मोशन को हम क्या कह देंगे, यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस टेबल का एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखो कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है 0 से लेके 70 तक वो मूव कर रही है, 70 मीटर्स के अंदर हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया है, ठीक है। टाइम इन सेकेंड्स ले रखा है, ठीक है। 0 से लेके 5 सेकेंड जब हो जाते हैं ना, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर मूव कर रही है, वो हर एक 5 सेकंड का इंटरवल हमने ले लिया है 5 सेकंड्स, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो 20 से 25 5 सेकंड, 5 सेकंड में कितना मूव कर रही है, 5 मीटर, सॉरी कितना मूव कर रही है, हमारा 10 मीटर ही मूव कर रही है, ठीक है। कितना मूव कर रही है, 10 मीटर, 10 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक 5 सेकंड में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है ना, हर एक 5 सेकंड में कितना मूव करिए, सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर करिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 5 सेकंड में कितना, 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। इसी वजह से हमने क्या बोला इसको, ये है हमारी कार ए, इसको हमने कार ए का नाम दे दिया है, ठीक है। तो कार ए क्या कर रही है, हर एक 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये जो मोशन है ये किसका है, यूनिफॉर्म मोशन इसको हम कहेंगे। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, एग्जाम्पल आपको देना है जब भी यूनिफॉर्म मोशन आपसे पूछा जाएगा। तो अब हमें देखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जब इक्वल ना आए सब कुछ, जैसे यूनिफॉर्म मोशन के केस में इक्वल डिस्टेंस आ रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब वो ना आए, एक समान ना हो, तब उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, क्या कर रहा है वो, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि हमने दोनों चीज़ों में से, एक हमारे पास डिस्टेंस है क्वांटिटी, दूसरी है टाइम, इन दोनों चीज़ों में से अगर मैं टाइम का जो इंटरवल है, नोट करने का जो टाइम है, ऑब्जर्व करने का जो टाइम है, उसको अगर मैं सेम ही रखूँ, ठीक है, ताकि हमें ईजी हो समझने में, ठीक है। तो मैंने टाइम इंटरवल को तो सेम रखा है जिसमें मैं नोट कर रही हूँ, बट जब मैं नोट कर रही हूँ उसको, तो जो डिस्टेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड्स के अंदर हमने लिया है, फिर से हमने 5 सेकंड्स का ही लिया है। 5 सेकंड में पहले 10 मीटर मूव कर रहा है, अभी अगले 5 सेकंड के अंदर, अगले 5 सेकंड्स के अंदर कितना मूव कर रहा है वो, 5 मीटर मूव कर रहा है। यहाँ पे कितना मूव कर रहा था, 10 मीटर मूव कर रहा था। तो ये देखिए ये क्या है, ये क्या कर रहा है, देखो अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ये है हमारी कार बी, इसको कार बी नहीं, इसको बस बोलेंगे हम, ठीक है। कार ए थी हमारी, बी क्या है, बी फॉर बस, राइट। नेक्स्ट देखिए, ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो हम पढ़ा है उसी चीज़ को एक बार फिर से समराइज करते हैं। देखो जो कार ए थी वो ट्रैवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, whereas the car B does not travel equal distance in equal interval of time। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कार A का मोशन है वो किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म मोशन का, whereas जो कार B का मोशन है ना वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ, ओके। अब हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर से एक बार रिवीजन करने वाले हैं। अ बॉडी इज सेड टू डिस्क्राइब यूनिफॉर्म मोशन when it covers equal distance in equal interval of time। इंपॉर्टेंट है ये, दोबारा इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराया एक बार। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का देखेंगे। देखो when a body moves unequal distance in equal interval of time, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम, ये है स्पीड। देखो इन दोनों में से कौन सी जो कार है वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है, बहुत हाई स्पीड से मूव कर रही है, हमारी कार ए है ये, और ये क्या है, कार बी है, ठीक है। कार बी क्या है, काफ़ी स्लो है, ठीक है, बहुत स्लो मूव कर रही है, और कार ए क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है। यानी कि स्पीड किसकी ज़्यादा हुई,
स्पीड की अगर हम बात करें तो कार ए की स्पीड कार बी से क्या है, ज़्यादा है। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं ना कि कोई पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर जो कार है, व्हीकल है, वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है या कम से मूव कर रहा है। तो इस चीज़ को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड को, ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अगर हमें डिफाइन करना होगा ना स्पीड को, तो हमें एक टाइम की क्वांटिटी और लेनी पड़ेगी और हमें बताना पड़ेगा कि इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इतनी स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कार ए है, ये कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, उसी से ही तो बताएंगे ना हम। अगर वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि ये जो कार है वो बहुत फास्ट मूव कर रही है। अगर वो स्लो चल रही है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना होगा स्पीड को। ठीक है, एसआई यूनिट, एसआई का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूनिट तो सबको पता है ना। हम किसी भी क्वांटिटी को जब मेज़र करते हैं, जैसे अगर मैं मास मेज़र कर रही हूँ, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि 1 लीटर मिल्क, एनी लिक्विड वॉल्यूम को जब हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि 1 लीटर हम मिल्क लेके आना, मम्मी बोलती हैं आपको। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि मेरा वेट जो है वो कितना है, 25 किलो। 25 किलो का तो कोई नहीं होता, 25 kgs। ठीक है, क्या बोलेंगे, 50 kg, 50 kg है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो सूखे होते हैं वो 25 किलो के भी हो सकते हैं, बट ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, तो देखिए, तो हम जो मास है बॉडी का वो किस में मेज़र कर रहे हैं, केजी लगा रहे हैं ना, ये क्या है, यूनिट है। अब यूनिट तो आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, यूनिट्स क्या होती हैं। और किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि टेम्परेचर को जब हम डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि आज जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, या कहते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस है, या फिर कहते हैं 273 केल्विन है। ये जो केल्विन है ये क्या है, दिस इज एसआई यूनिट। डिग्री सेल्सियस क्या है, वो एसआई यूनिट नहीं है। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाई है, बताया ना, केल्विन और जो सेल्सियस का आपस में चेंज करने का जो फैक्टर है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताएंगे कैसे चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो एसआई यूनिट का क्या मतलब हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। किसकी, मीटर तो डिस्टेंस की होती है। ठीक है, कितना डिस्टेंस, हम बोलते हैं ना कि 10 मीटर डिस्टेंस, 10 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। तो डिस्टेंस की जो यूनिट है एसआई यूनिट वो क्या है, मीटर है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं स्पीड की, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी, स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पर वर्ड आ जाए ना, पर का मतलब हमें क्या लगाना है उसके फॉर्मूला में, अपोन में लिखनी है वो क्वांटिटी। क्या लिखा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस लिखा, पर का मतलब क्या हुआ, अपोन लगाया, एंड किसके पर, टाइम, तो नीचे लिख देंगे हम टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस का क्या होता है, यूनिट मीटर होता है, एंड टाइम के लिए एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, एसआई यूनिट हमारी किस, एसआई यूनिट स्पीड की कितनी है, मीटर पर सेकंड। ये क्या शो कर रहा है, पर। ठीक है, अब अपोन से, ये आप मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट्स में पढ़ के हैं, जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये अभी अपोन में है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, ओके, इसको मीटर करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकंड, इसको भी बोलेंगे। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, जिस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया स्पीड से, तो वहां से हमारा फॉर्मूला भी निकल के आ रहा है सीधा सीधा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मोस्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हम कर देंगे। अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा, स्पीड और टाइम गिवन है, तो हम डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, डायरेक्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हमें टाइम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा मोस्ट बेसिक फर्स्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का। काफी सारे और फॉर्मूलाज भी देखने वाले हैं, तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे आपका आ चुका है। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद ना एक फॉर्मूला शीट बना लेना एंड में, जैसे ही आप नोट्स बना लो सारे, ठीक है,
तो एंड में जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक पेज के ऊपर सारे फॉर्मूलाज लिख लेना। अब वो जो फॉर्मूलाज है ना वो एक पेज पे ही फिट आ जाने चाहिए, ठीक है, 4-5 पेज मत भर देना, बिल्कुल छोटा छोटा लिख के उसको एक पेज पे फिट कर देना। बार बार उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहना, माइंड में आपके फिट हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमें समझना है कि स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देखो, राहुल एंड नेहा compete in various races over varying distances. राहुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1000 मीटर कवर किया है उसने, ठीक है, राहुल ने, लिख लेते हैं यहाँ पे, राहुल ने 1000 मीटर कवर किया है 20 मिनट में, ठीक है, ओके। एंड दूसरा, नेहा ने कितना कवर किया है? नेहा कवर्स 700 मीटर। नेहा ने कितना कवर किया है? नेहा ने 700 मीटर कवर किया है 10 मिनट में, ठीक है। अब पूछा गया है हु इज फास्टेस्ट, कौन तेज था, कौन ज्यादा स्पीड से भाग रहा था, रनिंग कर रहा था, ठीक है। तो हमें अब 1 मिनट के अंदर देखना पड़ेगा। देखो 20 मिनट में कितना कवर कर रहा है वो, इसको एक बार इरेज करते हैं। देखो राहुल क्या कर रहा था, इन केस ऑफ राहुल, ठीक है, राहुल के केस में क्या हो रहा है, राहुल, और ये है नेहा का केस। राहुल के केस में वो राहुल के केस में वो 1000 मीटर कर रहा है ना, ओके। तो 20 मिनट्स के अंदर, 20 मिनट्स में 1000 मीटर उसने कवर किया, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा वो? 1000/20। सिंपल यूनिटरी मेथड यहाँ पे लग रहा है। सेम इस केस में हम लगाएंगे, देखो 10 मिनट में 700 मीटर कवर कर रहा है, 700 मीटर, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? 700/10, राइट। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि राहुल जो है वो 1 मिनट में कितना कवर कर रहा है। देखो 1000/20 मिनट हो जाएगा। ये हमने सिंपल यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाया। जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है? 50 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 50 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिस्ट ने गलत कैलकुलेशन कर दी है। क्या आएगा आंसर? 50 मीटर कवर कर रहा है वो, ठीक है। कितने में? 1 मिनट के अंदर 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है हमारा राहुल जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेहा की। नेहा कितना कवर कर रहा है? 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है नेहा हमारी? 700/10 मिनट हो जाएगा। कहाँ से आया ये? कहाँ से आया? यूनिटरी मेथड। अगर नेहा 10 मिनट में 700 मीटर कवर करती है, तो अगर हमें 1 मिनट में निकालना होगा बाय यूनिटरी मेथड, ठीक है, कितना कवर करेगी वो? 700/10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया? 70 मीटर पर मिनट, ठीक है, 70 मीटर पर मिनट वो कवर कर रही है, ठीक है। तो हम अपने आप बता सकते हैं ना इसको देख के, 1 मिनट में ये तो 70 कवर कर रही है नेहा, और राहुल कितना कवर कर रहा है? 1 मिनट में 50 मीटर ही कवर कर रहा है। तो कौन फास्ट भाग रहा है? किसकी स्पीड ज्यादा है? नेहा की स्पीड ज्यादा है। यहाँ हमारी नेहा जीत जाती है, ठीक है, रेस को। क्लियर हुआ? ओके। तो इस तरीके से हम स्पीड को निकाल सकते हैं एंड डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम। नेक्स्ट हमें देखना है यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे हमने क्या देखा था अभी? यूनिफॉर्म मोशन देखा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा था, वैसे ही हम अभी यूनिफॉर्म स्पीड भी देखने वाले हैं। देखो क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड में वो मूव कर रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से लेके ई पॉइंट तक उसको जाना है, ठीक है, वो ए से बी तक सेम इंटरवल टाइम में 4 सेकंड उसने लिया, बी से सी बी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो 4 सेकंड ही, इंटरवल हमने सेम रखा है, ठीक है। सेम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस ही अगर कवर कर रहा है तो यानी कि उसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड है। वो सेम स्पीड से ही पूरा टाइम मूव कर रहा है, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, राइट। रोड के ऊपर कोई गड्ढा हो सकता है, रोड स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो सकता है, उस वजह से स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। बट अगर आइडियल केस की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में हम क्या पढ़ते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, सेम डिस्टेंस इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम में जब वो कवर करता है, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अभी हमको देखना है, देखो
फिर से देख लो, सम अप कर रखा है यहाँ पे एवरी 4 सेकेंड, हर एक 4 सेकेंड में क्या करने वाले हैं, 20 मीटर ये ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ओके, सेम डिस्टेंस है ना, इसी वजह से हमने क्या कह दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड कह दिया है। अभी देखिए, डिस्टेंस कवर्ड वेरीज विद टाइम, अगर ऐसा है कि वो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस वेरी कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉल जो है उसको हमने ऊपर से नीचे गिराया तो ये कैसे मूव कर रही है, वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मूव कर रही है ना, ये अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड क्या है, वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। इसको अगर हम इस डिस्टेंस को हमने मान लिया ये क्या है, h है, अगर ये h है, ठीक है, तो पहला जो h1 होगा वो सबसे ज्यादा है ना, फिर ये h2 कवर कर रही है, फिर h3 कवर कर रही है, फिर h4, सबसे ज्यादा कौन है, h1, फिर h2 है, फिर h3 एंड देन h4 है। यानी कि डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम कवर होता जा रहा है। इसी वजह से इस पर्टिकुलर केस को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लो इस बॉल को, इस तरीके से ही मूव करते हैं ना, देखो पहले ज़्यादा डिस्टेंस, अब टाइम के साथ साथ ये कम कम डिस्टेंस को कवर करती जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी वेरिएबल स्पीड का एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ने के पीछे कॉन्सेप्ट ये है, कभी भी जब हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करना होगा, ठीक है, मान लेते हैं हम दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रहे हैं, ठीक है, तो जो रास्ता है, जो रोड होने वाला है वो कंप्लीटली स्मूथ तो नहीं होगा। अगर बिल्कुल स्मूथ है, ट्रैफिक नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं आ रही, तब तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली से चंडीगढ़ तक का जो डिस्टेंस है उसके लिए जो स्पीड मेंटेन कर सकते हैं हम, वो क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म हो सकती है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स आ सकते हैं रास्ते में, ट्रैफिक हो सकता है, गड्ढा आ सकता है, कभी स्मूथ रोड है तो कभी टूटा हुआ रोड आएगा, राइट। तो इसी वजह से कभी भी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है इन रियल लाइफ, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे रास्ते के ऊपर, वो कितना स्मूथ है, हमारे रोड के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो जब हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी होगी, जब हमें क्या निकालना होगा, एवरेज स्पीड, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। ये देखिए, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग s1 इन टाइम t1, ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, s क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस कवर्ड, एंड t जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं एक पोर्शन को हमने कवर किया है, s1 डिस्टेंस को कवर किया है t1 के अंदर, s2 डिस्टेंस को कवर किया है t2 टाइम इंटरवल के अंदर। जब हमें इसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस कवर जो कि क्या होगा, s1 प्लस s2 प्लस s3, ठीक है। अब ये sn तक चलने वाला है, हमें नहीं पता कितना पार्ट्स के अंदर लिया है, एंड यहाँ पे s1 के अंदर t1 टाइम लिया, यहाँ पे t2, ठीक है, प्लस t3 t4 एंड tn तक चलेगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है स्पीड का, ये क्या है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। नॉर्मल जो स्पीड का हमने फॉर्मूला देखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने देखा था। अब यहाँ पे अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ले रहे हैं तो बस टोटल ले लेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा एवरेज स्पीड का। क्लियर है आपको, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके ऊपर हम एक स्टार मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, देखो वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड हमने देखा, स्पीड अभी हमने देखा, तो स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड के केस में हम कोई डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करते हैं। अब वेलोसिटी एक ऐसी स्पीड है जिसकी एक डायरेक्शन होती है। सिंपल, वेलोसिटी क्या है, स्पीड ही है, बट ऐसी स्पीड जिसके साथ हम डायरेक्शन बता दें उसको हम क्या कह देते हैं, वेलोसिटी कह देते हैं। देखिए, इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, उसी को ही क्या कह देते हैं, हम वेलोसिटी बोल देते हैं। जैसे हमने स्पीड का फॉर्मूला क्या देखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी वजह से डिस्टेंस वहां पे हमने लिया, वो भी क्या था, हमारा स्केलर क्वांटिटी था। डिस्टेंस के साथ भी कोई डायरेक्शन कंबाइंड नहीं है, डायरेक्शन से वो रिलेटेड नहीं है। जबकि इस केस में वेलोसिटी के साथ, क्योंकि डायरेक्शन कनेक्टेड है, हमें डायरेक्शन भी बतानी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है,
डायरेक्शन भी है, इस वजह से ये क्या है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। अब ये वेक्टर तो डिस्टेंस की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे हम वेलोसिटी के फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वैसे तो कहेंगे हम, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होती है, डायरेक्शन हमें मेंशन करनी होती है। तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको याद रखना है, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। देखिए ये स्पीड है, इसको उससे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि हम s को रिप्रेजेंट करने वाले हैं डिस्टेंस से। आगे s को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस से। जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो s रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारी डिस्टेंस को। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इट्स वैल्यू चेंजेस व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है वो हमारी, वो मैग्नीट्यूड के ऊपर तो डिपेंड करती है, साथ ही साथ वो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अगर मैग्नीट्यूड सेम भी होगा तो भी। क्लियर हुआ, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों को ही कंसिडर करना होता है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, जैसे हमने अभी एवरेज स्पीड देखी थी, वैसे ही अभी हम एवरेज वेलोसिटी देखेंगे। देखो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अभी हम एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला देखेंगे। देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू अपॉन 2। ये एक और फॉर्मूला, इसको भी मेंशन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो v है वो क्या बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी को बता रहा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी किसी भी बॉडी की फिर फाइनल वेलोसिटी को बताता है v, और u क्या बताता है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को एक्सप्लेन करता है हमारा u, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये क्या है हमारा एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है। तो आपको दो फॉर्मूलाज याद रखने, पहला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन एंड सेकंड इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये भी किसका फॉर्मूला है, हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर किया, सॉरी कितना डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो मीटर ही होगा, राइट। एंड कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में, तो इस वजह से क्या हो गया इसका, मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या हो गई है, यूनिट हो गई है। नेक्स्ट देखिए, अगर कहीं पे लिखा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नेगेटिव भी एंड जीरो भी हो सकती है वेलोसिटी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स कह लीजिए, ठीक है। एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। क्या है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। क्लियर। देखिए कैसे कैसे वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है विद टाइम, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से ही हम ये फॉर्मूला बता सकते हैं हमारे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज कैसे निकालेंगे, किसी भी दो चीजों में चेंज कैसे निकालते हैं हम, फाइनल में से जब इनिशियल को माइनस कर देते हैं हम, तो क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है, देखो u क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो v है वो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को v रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पे। क्लियर है ये दोनों चीजें। और a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो चेंज वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे लिख देते हैं एक बारी, फाइनल वेलोसिटी अब माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल में से जब इनिशियल को माइनस कर देंगे और जब उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला किसका आ जाएगा, एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। जब इसको t से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, यानी कि a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, राइट। क्लियर है।
इतनी बात क्लियर हुई। अब ना हम कैसे भी इस फॉर्मूला को आगे चेंज कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या लिखेंगे इसको, a इंटू टी यानी कि एक्सेलरेशन इंटू टाइम इज इक्वल्स टू v माइनस यू। ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब अगर मुझे v निकालना है या u निकालना है तो इसको मैं इस साइड भेज के बिल्कुल इजीली निकाल सकती हूँ। अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम आगे ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब यहां से v और u दोनों हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, a तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट देखिए, ये वही रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया। v क्या बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी, u बता रहा है हमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में। ओके, इफ v इज ग्रेटर देन u, ठीक है, जब भी फाइनल वेलोसिटी u से ज्यादा होगी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। ये बात तो हमें पता ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ समझनी है, जिसके थ्रू हम इक्वेशन ऑफ मोशन की कुछ डेरिवेशंस देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो पहला देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि ये जो ग्राफ हम ले रहे हैं, ये किस किस के बीच में है, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में है। यहाँ पे हमने y एक्सिस पे हमने ले लिया है डिस्टेंस, और x एक्सिस पे, जो x एक्सिस है हमारी, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या ले लिया है, x एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मान लेते हैं ये हमारा 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया 10 20 30 40 एंड 50, ये मान लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, जब 0 टाइम क्या था, भी हमने टाइम काउंट करना शुरू ही नहीं किया, तब भी जो डिस्टेंस था वो क्या था, 0 था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम अभी क्या हो गया, इस टाइम को हम मान लेते हैं, चलो मिनट्स में मान ली हमने ये टाइम, ठीक है, और डिस्टेंस को मीटर में मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब 2 मिनट हो गए तब भी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है, डिस्टेंस अभी भी 50 है। 3 मिनट, जब 3 मिनट हो गए तब भी क्या है, डिस्टेंस 50 मीटर ही है, ठीक है। अब जब टाइम कितना हो गया, 7 मिनट्स हो गया है, तब भी जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर ही है। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। वो 0 पे भी 50 था, 50 मीटर्स था, वो 4 मिनट पे भी 50 मीटर्स था, ठीक है, और वो 7 मिनट्स, जब 7 मिनट हो गए तब भी जो डिस्टेंस था वो 50 मीटर ही रहा। डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पर है, वो मूवमेंट ही नहीं कर रही है, ठीक है। इस चीज से हमें ये क्लियर होता है। देखो, इट रिप्रेजेंट द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जब भी हमारा एक्स एक्सिस के ग्राफ पैरेलल होता है तो ये क्या शो करता है, कांस्टेंट को शो करता है, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है। क्लियर। तो देखिए, ग्राफ इन केस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। यहाँ पे जो ग्राफ ये बनाया गया है ये क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, यानी कि रेस्ट पे है हमारी ऑब्जेक्ट, रेस्ट को शो कर रहा है, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। तो आई होप आपको ये वाला ग्राफ समझ में आया होगा। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, तब उसको हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट पर है, वहां पे मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये। यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, टाइम ले लिया है। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है टाइम, एंड वाई एक्सिस यहाँ पे है हमारी, वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है, डिस्टेंस ले लिया है मीटर्स के अंदर। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, ये मिनट्स के अंदर लिया हमने। 1 मिनट पे जब 1 मिनट हो गया, ठीक है, तब हमने डिस्टेंस देखा कितना था, 10 मीटर। जब 2 मिनट हो गए तो डिस्टेंस देखा 20 मीटर। जब 3 मिनट हो गए तो डिस्टेंस देखा 30 मीटर, ठीक है। और जब 5 मिनट हो गए तो डिस्टेंस देखा कितना हो गया, 50। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। इसी वजह से ये क्या है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। यही
जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन का, उसी का ही ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको आना चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ एज डिफरेंट शेप। अब क्योंकि ये इंक्रीज तो हो रहा है, जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, बट नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ठीक है। पहले तो देखो यहाँ तक बढ़ा, फिर थोड़ा सा डिप आया, ठीक है, फिर बढ़ा, फिर डिप आया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर क्या हुआ, बढ़ा, फिर इस तरीके से ये जिग तरीके से बढ़ रहा है। कोई कांस्टेंट तरीका नहीं है इसका, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ये इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो आपको समझ में आ गया होगा अभी। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमें देखना है। अब यहाँ पे हमने y एक्सिस पे ले ली है वेलोसिटी एंड x एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है, टाइम। सेम इस तरीके से भी इस ग्राफ के भी अंदर मैंने क्या ले लिया, देखो y एक्सिस के ऊपर क्या ले ली, वेलोसिटी, एंड x एक्सिस पे क्या ले लिया है, x एक्सिस पे ले लिया है हमने टाइम। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पे जो ग्राफ नंबर 1 है, ए ग्राफ में इसको बोल रही हूँ, इसको बोल रही हूँ बी ग्राफ। तो ए ग्राफ के अंदर हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, इस साइड पे जा रहे हैं तो टाइम इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी को ये शो कर रहा है। देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वेलोसिटी इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वेलोसिटी क्या है, एक्स एक्सिस के हमारे पैरेलल है, तो ये क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी को यहाँ पे ये शो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट हमें देखना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ में हमें समझना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। ये जो हमारा ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड ये क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, राइट। ओके, तो ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको आनी चाहिए, समझ में आ गई होंगी। अभी नेक्स्ट देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने क्या ले लिया, वेलोसिटी, यहाँ पे क्या ले लिया, टाइम। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है, बट कांस्टेंट तरीके से नहीं बढ़ रही। पहले देखिए बढ़ी, फिर यहाँ पे कम हुई, फिर एक डिप आया, फिर बढ़ रही है, फिर से डिप आया, फिर से बढ़ रही है, राइट। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है लेवल्स के अंदर, ठीक है। टाइम बढ़ रहा है बट वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। एंड इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ जो होगा वो भी कुछ इसी तरीके का बनेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है। इक्वेशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पढ़नी है, तीनों का हम डेरिवेशन देखेंगे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए द इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिलेशनशिप हमें देती है, फॉर्मूला देती है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन, यानी कि अगर हमें एक्सेलरेशन निकाली, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी v एंड द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में जो इक्वेशन हमें रिलेशनशिप देती है, एक फॉर्मूला प्रोवाइड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। किस किस के बीच में, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एंड डिस्टेंस, जिसको हम s से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ऑल्सो टाइम। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन हमें देता है वो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, राइट। तो देखिए तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये जो रिलेशनशिप है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के बीच में, ये जब ही वैलिड होगा जब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ के अंदर, पहला पॉइंट हमारा। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, द ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। जब भी वो जो ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यहाँ पे v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t फॉर टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम देखें, जिसको हम द इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहते हैं, यानी कि जो पोजीशन एंड टाइम के बीच में रिलेशन बताए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, u इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम,
हाफ AT स्क्वायर, फिर से इस तरीके से आपको ये तीनों इक्वेशंस याद करनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहां से हम पोजीशन डिस्टेंस के बारे में निकाल सकते हैं एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फिर से वही, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंड s क्या है, s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, s रिप्रेजेंट करता है हमारे डिस्टेंस को। ये तीन हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर से रिवाइज करेंगे, पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ये तीनों इक्वेशंस अभी आपको याद हो जानी चाहिए, इन तीनों के ही अभी हम डेरिवेशंस देखने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। अब देखिए फिर से u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, a रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t रिप्रेजेंटिंग टाइम, ठीक है, एंड v रिप्रेजेंटिंग फाइनल वेलोसिटी, s रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, t टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम s से। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन थी। अब हमें इस ग्राफ को देखना होगा। देखिए इस ग्राफ को समझते हैं पहले। कोई हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसने मूव करना शुरू करा है ए पॉइंट से, यानी कि स्टार्टिंग से, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया हमने ये ग्राफ। अगर ओरिजिन से स्टार्ट करते इसका मतलब क्या था कि उसके अंदर उसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। बट यहाँ पे ये जो ग्राफ का स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ वेलोसिटी पे पहले से है, ठीक है, यानी कि इस केस में u जो है वो 0 नहीं है, u नॉट इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, वो कुछ ना कुछ पहले से ही आगे से कुछ उसके अंदर कुछ वेलोसिटी है, उसके बाद उसने आगे मूव करना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया है, ठीक है। इसको इसी वजह से हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, देखिए u से रिप्रेजेंट किया है, ओके। ये है हमारा AO क्या है, इसको u से रिप्रेजेंट हमने कर दिया है। अब क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बट यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 नहीं है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद हमें ये चीज पता है कि ये जो हमारा एक फिगर बन चुका है, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है, OABC, ठीक है। OABC हमारा एक ट्रेपीजियम है, और इस ट्रेपीजियम को अगर हम देखें इसके दो पार्ट्स है, एक तो ये वाली ट्राइंगल है, एक तो ये ट्राइंगल है जिसको हम बोलेंगे ट्राइंगल ABD, ठीक है। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है। तो रेक्टेंगल का नाम क्या है, देखिए रेक्टेंगल है ADCO रेक्टेंगल है, एंड ट्राइंगल ABD को जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेपीजियम OABC आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब हमें पता है कि AO जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u। अब रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। जब AOU है तो DC भी क्या होगा, u होगा। क्लियर। अब यहां से लेके देखिए ये यहां तक जा रहा है ना, लास्ट B पॉइंट तक गया है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट से लेके और यहाँ पॉइंट तक ये हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अगर ये फाइनल वेलोसिटी है v है तो CB या फिर हम कह सकते हैं BC जो है वो भी क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम v से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्लियर। ये पूरा क्या है, v है, ठीक है। ये इतना पार्ट क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इतना जो पार्ट बच गया BD, जो BD बच गया वो क्या है, v माइनस u हो जाएगा ना, ठीक है। पूरे में से इतना पार्ट माइनस कर दिया तो इतना जो बचा उसको हम क्या बोलेंगे, v माइनस u बोलेंगे, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस यू क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि यहाँ पे हमने क्या निकाली है, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ में देखिए, ये तो थी हमारी y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वेलोसिटी ली है। इस ग्राफ में यहाँ पे x एक्सिस पे हमने लिया है टाइम, ठीक है। यहाँ पे यानी कि OC जो है ना, OC किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। अब ये OC किसके पैरेलल है, AD के पैरेलल है, ठीक है। यानी कि जो AD हो गया ना वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ क्लियर हुआ। इस ग्राफ के अंदर सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। अभी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने वाले हैं इस ग्राफ की हेल्प से। सिर्फ ज्योमेट्री को लगाएंगे, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। और हम डेरिवेशन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं फॉर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। अभी मैंने आपको बताया v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें,
जो हमारा BC है, BC क्या है, ये हमारा B पॉइंट है और ये हमारा क्या है, C पॉइंट है। तो BC कैसे बन रहा है, देखो BD प्लस DC से बन रहा है, तो BD प्लस में DC हमने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो DC है हमारा, जो DC है क्या वो OA के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, अपोजिट साइड है ना रेक्टेंगल की। अब हमारे पास देखिए ये एक इक्वेशन बन चुकी है, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। ठीक है, यहाँ पे हमने DC को किससे रिप्लेस कर दिया है, OA से रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पे। ओके, अब हमें पता है जो BC है वो V को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को, और जो OA है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U को। अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, BC की जगह पे हमने क्या लिख दिया, हमारी इक्वेशन ये बनी थी ना, BC इज इक्वल टू BD प्लस OA, राइट। तो हमने जो BC है उसको रिप्लेस कर दिया है V से, यानी कि फाइनल वेलोसिटी से। BD की जगह पे हमने BD ही रखा है, और OA जो है हमारा कितना है, देखिए OA क्या है, U है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे हमने यहाँ पे U को पुट कर दिया है। ओके, अब यहाँ से हम BD की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए BD इज इक्वल टू V माइनस U, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, ये आगे काम आएगा। BD की वैल्यू हमने निकाल ली है V माइनस U। ठीक है, अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्या है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमें अभी निकालना होगा। यहाँ पे देखिए BD अपॉन AD। अब यहाँ पे देखिए हमें पहले से पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए ये जो है BD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि V माइनस U। ठीक है, क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हमारा। तो हमने क्या लिखा, देखो चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, BD लिख दिया है, अपॉन टाइम टेकन। टाइम क्या है हमारा, या तो OC लिखे या फिर लिखे AD। ठीक है, जो AD है वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखो BD अपॉन AD। AD को हम OC लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखो जो AD है उसको OC लिख सकते हैं ना, ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हो गई तो क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसी वजह से इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, OC से रिप्लेस कर दिया है। अब हमें पता है BD की वैल्यू अभी निकाली, क्या है, V माइनस U। तो BD की जगह पे हम लिख देंगे V माइनस U। ठीक है, अपॉन में OC कितना है, टाइम है, किसके इक्वल आ गया, एक्सेलरेशन के इक्वल आ गया। तो A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाया था, क्या था, A इंटू टी इज इक्वल टू V माइनस U। ठीक है, अब इसको जब मैं यहाँ से जब V की वैल्यू निकालूंगी तो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका डेरिवेशन कहाँ से किया हमने, ग्राफिकल मेथड से किया है। आपको बोला जाएगा कि आपको ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है, डिराइव करना है इक्वेशन को। नेक्स्ट हमें देखना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि हम तीनों ही पढ़ के आए हैं। तो U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को, A रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एक्सेलरेशन को, V रिप्रेजेंट करेगा फाइनल वेलोसिटी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम करेंगे स्टार मार्क। द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द इंटरवल ऑफ 0 to 2 टाइम गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड S इन टाइम T। ठीक है, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें निकालना हो, टोटल डिस्टेंस निकालना हो, तो VT ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है उसी को ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि इस केस में हमें ट्रेपेजियम का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड जिसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम OABC। किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। अब इस ग्राफ में हम देख सकते हैं इस ट्रेपेजियम के दो पार्ट है, एक तो ये ट्राइंगल जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ABD। ठीक है, साथ में क्या है, एक रेक्टेंगल जो पीछे नीचे इसके रेक्टेंगल है ADCO। ये हमारी क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इन दोनों की एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। क्लियर। अब हम देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, एंड जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब इन दोनों के एरिया को हम ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो ये है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया है, और ये है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल।
ठीक है। तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखिए ओसी क्या है हमारी, ओसी इज लेंथ, ठीक है, एंड ओए, ओए क्या है, ओए इज ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये हमने लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकाल ली, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ लेंथ, सॉरी हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को जब हम देखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी को जब हम देखेंगे तो हाफ तो लगा देंगे, बेस क्या है हमारा, बेस इज एडी, एडी लिखा यहाँ पे, हाइट क्या है हमारी बीडी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए अब जो ओसी है, जो ओसी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, तो हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया है, ठीक है। साथ में जो OA है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी u से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, प्लस हाफ इनटू क्या था, बेस इनटू हाइट। बेस हमारा जो AD है, फिर से जो AD है ट्राइंगल का, ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने टाइम लिख दिया, इनटू क्या है हमारा BD आया, और BD हमने अभी पीछे वाली इक्वेशन में निकाला था, क्या आया था, BD किसके इक्वल आया था हमारा, BD इक्वल आया था V माइनस U के। देखिए ये जो BD है हमें पहले से ही पता है, ग्राफ से समझ में आ रहा है, ये कितना है, चेंज इन वेलोसिटी को दिखा रहा है, यानी कि V माइनस U को दिखा रहा है, ठीक है। BD किसके इक्वल है हमारा, BD इक्वल है V माइनस U के, और हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये चीज पता है कि V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये हम अभी निकाल के आए हैं, ठीक है। अब V माइनस यू इज इक्वल टू AT हम यहाँ पे कर सकते हैं, V माइनस यू हमारा क्या है, BD है, यानी कि जो AT है वो भी क्या, हम BD को भी क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं। तो इस केस में हमने BD को क्या किससे रिप्लेस कर दिया है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम से रिप्रेजेंट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, क्लियर। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस से निकाल रहे थे ना, जिसको हमने S से रिप्रेजेंट करा है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे T इंटू टी, ये किसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और फॉर्मूला हमारा बनेगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्लियर। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी ये। अब हमें देखना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताएगी, द एरिया इनक्लोज्ड बाय VT ग्राफ्स गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड S इन टाइम T। सेम वही बात है, हमें निकालना है एरिया, ठीक है। इस केस में हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, तो S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमें S क्या बताना है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बताना है। डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द ट्रेपेजियम OABD, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए अब जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ A प्लस बी कह सकते हैं इनटू हाइट, ठीक है, या फिर B1 B2 कह लो, हाफ A प्लस बी बोल लो इसको इनटू हाइट। अब ये जो A प्लस बी है इसको हम B1 प्लस B2 भी लिख सकते हैं। B1 B2 क्या है हमारी, ट्रेपेजियम की ये वाली साइड्स, ये जो है OA इसको मैंने B1 बोल दिया, ठीक है, और ये जो BD है, ठीक है, ये जो दो पैरेलल साइड्स होती है ट्रेपेजियम की, ये इसको बोल दिया हमने B2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो हाफ B1 प्लस B2 इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी हमारी AC जो है वो क्या है, हाइट है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आगे देखेंगे हम क्या लिखा हमने, B1 की जगह पे क्या पुट कर दिया है, OA, B2 की जगह पे क्या पुट कर दिया है, BD, इसके सामने वाली पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू में हाइट हमने क्या ले लिया है, AC हाइट ले लिया हमने। अब AC क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो AC की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, टाइम लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाफ की जगह पे हाफ, जो OA है, OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी U, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, U लिख दिया है। अब जो BD है, BD का फिर से देखिए, BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल फाइनल वेलोसिटी V को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, BD की जगह पे V लिख दिया है। अब हम इसको फर्दर क्या लिखेंगे, देखो ये हमारे पास इतना आ गया, इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं, यहाँ तक ये आ चुका है, देखिए हमारे पास अभी इतना हम सॉल्व कर चुके हैं, इतना हमें समझ में आ गया, ये इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T, ये फॉर्मूला से तो हम पहले से ही वाकिफ हैं। यहाँ पे ये जो टाइम है ना, इस टाइम की वैल्यू को हम, इस टाइम को दूसरी वैल्यू से हम रिप्लेस करने वाले हैं। देखो इस फॉर्मूला में मैं करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टाइम इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन A, ठीक है। इसको मैं पुट करूंगी अभी यहाँ पे इस टाइम की जगह पे, ठीक है। तो देखिए पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या कर दी है, देखिए V माइनस यू अपॉन A कर दी है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। इसको आगे फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ठीक है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दी है,
2as, ये दोनों कहाँ पे चले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई होके s के साथ, तो यहाँ पे बन गया 2as, और ये क्या है हमारा, देखिए v स्क्वायर प्लस u इंटू v माइनस यू, ठीक है, तो ये क्या बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया है यहाँ पे, ठीक है, क्या आ गया है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें बस ध्यान क्या रखना है कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पुट करना है, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ से हमने टाइम की वैल्यू निकाली, t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a, ठीक है, ये हमारा यहाँ से निकाल लिया, टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, इसको हमने पुट कर दिया है यहाँ पे, इस टाइम इस वाले t की जगह पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, और रिप्लेस जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो v माइनस यू अपॉन ए, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमें देखना है, देखो डेरिवेशन फिर से देखने वाला है, इस बार हम डेरिवेशन देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड से, जहां पे हमें ग्राफिकल मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि बिना ग्राफ के अगर हमें सॉल्व करना हो तब हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, लेट द पार्टिकल बी एट ए, कोई पॉइंट है ए, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ठीक है, ए पॉइंट, यहाँ पे टाइम 0 है, अभी हमने देखना स्टार्ट नहीं करा, टाइम टी पे, टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है, एंड यू बी द इनिशियल वेलोसिटी, जो उसकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू होगी, ठीक है, एंड वी बी द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं जो टाइम है वो किसके इक्वल हो गया है, टाइम टी के इक्वल हो गया, यहाँ पे टाइम टी किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, ठीक है, तो वहां पे कुछ टाइम हो गया, धीरे धीरे टाइम तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम, v से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इतना हमें दे दिया गया है। अब हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, हमें पहले से ही पता है, ठीक है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या लिख दिया, v माइनस यू इज इक्वल टू में 80, v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सिंपल, इसको उधर उस साइड ले गए इक्वेशन के, ठीक है, उस साइड ले गए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको ग्राफिकल मेथड से निकालना है तो आप ग्राफ की हेल्प से निकालोगे, नहीं गिवन तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ये बात हमें पहले से पता है। टोटल डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है s से, टोटल टाइम टेकन को t से रिप्रेजेंट कर दिया, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट देखिए, एवरेज वेलोसिटी कैन आल्सो बी रिटन एज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। जब दोनों वेलोसिटीज को जब हम ऐड कर देते हैं और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक और फॉर्मूला आता है एवरेज वेलोसिटी का, जो कि क्या है, v प्लस यू अपॉन 2, राइट। अब हम कुछ नहीं करने वाले, देखो दोनों ही एवरेज वेलोसिटी के इक्वल है, दोनों किसके, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो हम दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इक्वेट करके इक्वल लिख सकते हैं इस तरीके से, s अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बट उससे पहले एक चीज और, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है हमने, u प्लस वी अपॉन 2, s इज इक्वल टू s अपॉन टी। अब यहाँ पे एक चीज और हमें करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास v, जो v है ना उसकी वैल्यू हमें पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे v की वैल्यू को मैं इधर से रिप्लेस करने वाली हूँ, तो क्या हो जाएगा, s अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस v की जगह पे क्या लिख दिया, u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी लिख दो यहाँ पे, ठीक है, अपॉन में क्या है हमारा 2 आ जाएगा। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इसको जब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं हम, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसको हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में हमने इस टाइम को ना इधर भेज दिया है, तो ये वही वाला टाइम है जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया है यहाँ पे। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, u प्लस यू कितना बन गया, 2u प्लस में क्या बना 80 इंटू में टाइम, अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा ना, ये s है, ठीक है। अब देखिए आगे जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो
इस 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो s इज इक्वल्स टू हाफ। यहाँ पे इस केस में हमारा जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, देखो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे बचने वाला है। t इस t और इस t का क्या कर दिया हमने मल्टीप्लीकेशन, तो क्या बन गया ए टी स्क्वायर, और ये जो हाफ है ये इन दोनों के नीचे है ना, तो यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया u के नीचे वाला, बट यहाँ पे ए टी स्क्वायर के साथ तो यहाँ पे नीचे ये 2 बचने वाला है। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें देखना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करने वाले हैं इसको, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ से हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाली है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू ए टी, पता है हमें ये चीज। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मत बोलो इक्वेशन नंबर, इसी को ही बोलेंगे। ठीक है, देखिए एवरेज वेलोसिटी हमें पता है टोटल डिस्टेंस टेकन अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन हो गया हमारा। अब हम देखो क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है v प्लस यू अपॉन 2। फिर से हम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 दोनों ही एवरेज वेलोसिटी है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको एवरेज वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूलाज को इक्वल टू में लिख दिया है यहाँ पे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाली हूँ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन नंबर 1 है हमारी v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। क्या है, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करने वाली इक्वेशन नंबर 4 के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया है इक्वेशन नंबर 4 को इस v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी के साथ। कैसे मल्टीप्लीकेशन किया है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, v माइनस यू इस इक्वेशन से आया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया v प्लस यू से। ठीक है, v प्लस यू से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो 2 है ना, इसको हमने आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ भेज दिया, ये आ गया हमारा 2। राइट, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, ये 80 है, इस 80 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस 80 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने s इंटू टी से। राइट, ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, v माइनस यू इंटू वी प्लस यू इज इक्वल्स टू 2as। अब इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये हमारा आ गया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, आपका ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। When a body moves in a circle, it is called circular motion। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। पहली बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म लगा दिया तो उसका कुछ और मतलब होगा अभी। ठीक है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर मूव करती है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब इसको समझने के लिए कुछ आपके सामने फिगर्स है। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या है, देखो मान लेते हैं कोई पर्सन है, वो ए पॉइंट से उसने भागना शुरू किया, वो इस तरीके से भाग रहा है यहाँ पे और फिर से वापस ए के ऊपर ही आ रहा है, उसने एक राउंड लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसने एक पाथ को, उसने एक रेक्टेंगुलर पाथ को यहाँ पे फॉलो किया, तो उसको फिर से ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए टर्न्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे उसने फर्स्ट टर्न लिया, फिर यहाँ पे सेकंड टर्न, यहाँ पे थर्ड टर्न लिया, तो उसको जैसे जैसे हमारा क्या होते जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाएंगे किसी भी पाथ के, उतने ज्यादा उसको टर्न्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये यहाँ से गया, इसको इस तरीके से, ये हमारा ऑक्टागन है, तो यहाँ पे उतने ही ज्यादा इसको टर्न्स लेने पड़ेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो ए है फिर से गया, यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रही हूँ, यहाँ पे हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। एंड जब हम सर्कल की बात करते हैं, परफेक्ट सर्कल की जब हम बात करेंगे तो हर एक पॉइंट के ऊपर हमारी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होने वाली है। यहाँ पे अलग डायरेक्शन है। ठीक है, अब सर्कल के ऊपर जहां भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन, इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे अलग डायरेक्शन होगी। तो सर्कल के अंदर हर एक पॉइंट क्या शो करता है, एक डिफरेंट डायरेक्शन को शो करता है। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, और हम कह सकते हैं मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्जांपल किसके हैं, सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हैं। राइट, तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।